पहला विश्व युद्ध यह 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। लगभग 4 साल चले इस युद्ध में 7 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था। ये दुनिया के सबसे घातक और विनाशी युद्धों में से एक था। चलो तो दोस्तों, आज हम संक्षिप्त में जानेंगे कि क्यों ये युद्ध हुआ, क्यों एक देश दूसरे देश को तबाह करने के लिए आमादा हो गया, इसके क्या परिणाम हुए और दुनिया पर इसका क्या असर हुआ। पहला विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप के 2 देशों के गुटों में लड़ा गया। इनमें एक गुट था सेंट्रल पावर, जिनमें थे जर्मनी यानी कि जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया यानी कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर मतलब आज का तुर्की। और दूसरा गुट था अलाइड पावर्स, इनमें थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका। दोस्तों, पहला विश्व युद्ध शुरू होने के कई कारण थे, लेकिन इनमें सबसे पहले आता है इंपेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद। यूरोप में हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति की वजह से यूरोप में कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े राष्ट्रों के साथ साथ कई यूरोपीय देशों में कारोबार तेजी से बढ़ा और कारखानों में मशीनों के इस्तेमाल से उत्पादन में कई गुना बढ़ोतरी हुई। तभी इन देशों को अपने उद्योगों के लिए लगने वाले कच्चे माल के लिए और अपने कारखानों में बना उत्पादित माल बेचने के लिए अन्य बाहर के देशों के बाजारों की आवश्यकता लगने लगी। वैसे तो 16वीं सदी से ही यूरोप के देश अफ्रीका और एशिया के साथ व्यापार कर रहे थे और व्यापार करते करते इन यूरोपीय देशों ने स्थानीय देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जैसे कि ब्रिटेन ने भारत की हुकूमत की थी। हर एक शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र एक दूसरे को मात देकर एशिया और अफ्रीका के ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों पर कब्जा करना चाह रहे थे। इन स्थानीय देशों पर कब्जा करने की उनमें स्पर्धा होने लगी और आपस में वैमनस्य बढ़ने लगा। दूसरे देशों पर साम्राज्य करने की इनकी सोच ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। दूसरा कारण है एग्रेसिव नेशनलिज्म यानी कि आक्रामक राष्ट्रवाद। यूरोप के बड़े देश बहुत ही विस्तारवादी बन गए थे। अपने राष्ट्र का भौगोलिक क्षेत्र जितना बड़ा, उतने ही उस राष्ट्र की शक्ति और इज्जत बढ़ी। ये सोच वह बढ़ने लगी थी और इसके साथ साथ आक्रामक राष्ट्रवाद भी तेजी से बढ़ने लगा था। तीसरा कारण है आर्म्स रेस यानी कि शस्त्रास्त्र स्पर्धा। अपने अपने देशों को विस्तारवादी बनाने के लिए और अपने प्रतिस्पर्धियों को मात देने के लिए उन देशों ने बड़े पैमाने पर जल, थल, वायु सेना में नए नए हथियार, जंगी जहाजें और विमानों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। इससे यूरोप में और भी तनाव बढ़ने लगा। चौथा कारण है मिलिट्रिकल एंड पॉलिटिकल अलायंसेस, सैन्य और राजनीतिक समझौते। 19वीं सदी की शुरुआत में ही यूरोप में हो रही गेटबाजी की राजनीति से यूरोप में तनाव काफी बढ़ ही गया था, लेकिन इसकी शुरुआत 1879 में हुई थी। 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया मिलकर एक समझौता करती है। बाद में 3 साल बाद इटली भी इस समझौते में शामिल हो जाता है। इस समझौते को ट्रिपल अलायंस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1882 में होता। इस समझौते में इन तीनों देशों ने अपनी सुरक्षा के साथ साथ एक दूसरे की सुरक्षा की भी हमी ली थी। ये एक गुप्त समझौता था, इसलिए बाकी देशों के मन में इस समझौते ने डर और संशय पैदा कर दिया। तभी इसके जवाब में रशिया और फ्रांस ने मिलकर 1894 में एक दोस्ती का गुप्त समझौता कर लिया। जर्मनी भी बहुत तेजी से अफ्रीका और एशिया में अपनी कॉलोनीज बढ़ा रहा था और अपने नौसेना को तेजी से मजबूत कर रहा था। उसने ऑटोमन साम्राज्य के साथ मिलकर बर्लिन से लेकर बगदाद तक रेल की योजना बनाई थी। जर्मनी का इतना विस्तारवादी होना ब्रिटेन और फ्रांस को पसंद नहीं आ रहा था और अगर ये रेल योजना बन गई तो एशिया में अपना प्रभाव कम हो जाएगा। ये सोच के फ्रांस और ब्रिटेन ने आपसी मतभेद भुला के जर्मनी को मात देने के लिए 1904 में दोस्ती का समझौता कर लिया। 1894 से ही फ्रांस और रशिया दोनों दोस्त थे ही, लेकिन 1907 में ब्रिटेन और रशिया भी सब एक दोस्ती का समझौता कर लेते हैं। इन तीनों देशों के समझौते को ट्रिपल एंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया इनका एक मित्र गुट तैयार हो गया।
पांचवा कारण है बाल्कन देशों में संघर्ष। यूरोप में बसे सर्बिया, बल्गेरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, इन देशों को बाल्कन देश कहा जाता था। इन प्रदेशों पर ऑटोमन साम्राज्य की हुकूमत थी। इन प्रदेशों में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह हो रहा था और इस विद्रोह को यूरोप के देश उत्तेजना दे रहे थे और राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे थे। क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से बाल्कन देशों का महत्व था, इसलिए फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन इस राजनीति में रुचि ले रहे थे। और तो और इन प्रदेशों पर स्लाविक या स्लाव वंशीय लोग ज़्यादा रहते थे जो कि रशिया में रहते हैं। इस हिसाब से रशिया इन प्रदेशों पर सत्ता स्थापित करना चाहता था, इसलिए ऑटोमन साम्राज्य का इन देशों पर गुस्सा था। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य की सीमा बाल्कन देशों से जुड़ी हुई थी, इसकी भी नज़र इन प्रदेशों पर थी। 1908 में ऑटोमन साम्राज्य में विद्रोह की क्रांति हो जाती है और अंतर्गत परिस्थितियां बिगड़ जाती है। तभी बल्गेरिया और सर्बिया अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और ऑस्ट्रिया, बोस्निया और हर्जेगोविना पे अपना कब्जा जमा लेता है। इन दोनों देशों पर रशिया और सर्बिया की नज़र थी, इसलिए ऑस्ट्रिया के खिलाफ इनका गुस्सा बढ़ने लगता है। इसी तनावपूर्ण परिस्थिति में घटना घटती है जिसने बारूद में चिंगारी का काम किया। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनांड, जो कि आगे चलकर ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के राजा बनने वाले थे, वो बोस्निया की राजधानी सेराजुए में अपनी पत्नी के साथ घूमने जाते हैं। तभी 28 जून 1914 में एक कट्टर जहालवादी सर्बियन नागरिक गैवरिलो प्रिंसिप उनकी हत्या कर देता है। इसी घटना को पहले विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण समझा जाता है। ऑस्ट्रिया सर्बिया से इसका बदला लेने की ठान लेता है। वो सर्बिया को संदेश में कुछ शर्तें रखता है और सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता है। शर्तें ज़्यादा ही कड़ी थी, इसलिए सर्बिया इन शर्तों को मानने से इनकार कर देता है। तभी ऑस्ट्रिया 28 जुलाई 1914 में सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। तो रशिया ने सोचा, अगर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को हरा दिया तो उसका वर्चस्व इस प्रदेश पे हो जाएगा। और तो और सर्बिया में भी स्लाव वंशीय लोग ज़्यादा रहते थे, इसलिए रशिया सर्बिया की मदद करने की ठान लेता है। उधर जर्मनी भी अपने दोस्त ऑस्ट्रिया की मदद के लिए तैयार हो जाता है। जर्मनी रशिया को सेना पीछे लेने का इशारा देता है, लेकिन रशिया इसे नज़रअंदाज कर देता है। तभी 1 अगस्त 1914 में जर्मनी रशिया के खिलाफ युद्ध में उतर पड़ा। जर्मनी फ्रांस को भी तटस्थ रहने के लिए कहता है, लेकिन फ्रांस तटस्थ रहने से मना कर देता है और जर्मनी के खिलाफ सैन्य जुटाने लगता है। तभी जर्मनी ने 3 अगस्त 1914 में फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर देता है और युद्ध शुरू हो जाता है। पहला विश्व युद्ध प्रमुख 2 मोर्चों पर लड़ा गया, पश्चिमी मोर्चा और पूर्वी मोर्चा। पश्चिमी मोर्चे पर फ्रांस की उत्तर की सीमा कमजोर थी, तो जर्मनी ने सोचा कि फ्रांस के उत्तर में बसे बेल्जियम पर हमला करके आसानी से फ्रांस में दाखिल हो जाएंगे। और तो और बेल्जियम की सेना ज़्यादा प्रतिकार नहीं कर सकती। ये सोच के जर्मनी ने बहुत ही तेज़ी से बेल्जियम पर हमला कर दिया, लेकिन बेल्जियम की सेना जर्मनी का डटकर मुकाबला करती है, इसलिए जर्मनी की सेना को फ्रांस में घुसने में ज़्यादा वक्त लग जाता है। बेल्जियम एक तटस्थ देश था और तटस्थ देश पर हमला युद्ध के नियम के खिलाफ था, इसलिए ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पड़ता है और बेल्जियम और फ्रांस की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। ये तीनों देश मिलकर फ्रांस में हुई बैटल ऑफ मार्ने में जर्मनी को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। बाद में खंदकों में ये देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध समाप्त होने तक लड़ते रहते हैं। पूर्वी मोर्चे पर रशिया ऑस्ट्रिया पे हमला कर देता है, लेकिन सही समय पर जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद करने आ पहुंचता है और दोनों मिलकर रशिया को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। जर्मनी रशिया के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लेता है और बाल्कन देशों पर भी सेंट्रल पावर्स का अच्छा खासा दबदबा बना लेता है। लेकिन समंदर के युद्ध में अलाइड देशों की ताकत ज़्यादा थी,
खास तौर पर ब्रिटेन की नौसेना काफी मजबूत थी। अलाइड पावर्स ने एशिया और अफ्रीका के कई जर्मन कॉलोनीज पर अपना कब्जा जमा लिया। तभी जर्मनी ने समंदर में ब्रिटेन को घेरने के लिए अपनी जंगी पनडुब्बियां जंग में उतार दी और ब्रिटेन की जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी युद्ध में एक प्रवासी जहाज जिसका नाम था लुसिटानिया जर्मन पनडुब्बियों के हमले का शिकार हो जाती है और इस जहाज में मौजूद कई सारे अमेरिकन नागरिक मारे जाते हैं। इस घटना ने अमेरिका को जर्मनी के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए मजबूर कर दिया और 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। अमेरिका के युद्ध में आने से अलाइड पावर्स का पलड़ा भारी हो जाता है और वो मिलके सेंट्रल पावर्स को मात देने लगते हैं। इटली जो पहले ट्रिपल अलायंस का समझौता कर चुका था वो अब अलाइड पावर्स का साथ दे रहा होता है, क्योंकि अलाइड पावर्स ने उसे जीत के बाद में बाल्कन में जो इटालियन बोलने वाले प्रदेश है वो देने का लालच दिया था। इसी बीच रशिया में विद्रोह की क्रांति हो जाती है और तख्ता पलट हो जाता है। तभी रशिया दिसंबर 1917 में जर्मनी के साथ युद्धबंदी का समझौता कर लेता है। ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर जो कि जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और 1918 आते आते वो भी शरणागति स्वीकार कर लेते हैं। जाहिर है जर्मनी अकेला हो जाता है और वो भी 11 नवंबर 1918 में युद्धबंदी करके हार मान लेता है। इस तरह से पहला विश्व युद्ध अलाइड पावर्स जीत जाते हैं। दोस्तों, इस विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में बात करें तो इसके भीषण परिणाम हुए। करीब करीब 1 करोड़ सैनिक मारे गए, असंख्य लोग घायल हो गए और जर्मन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जैसे बड़े साम्राज्यों का पतन हो गया और यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। युद्ध के बाद में हारे हुए राष्ट्रों को जीतने वाले राष्ट्रों के साथ कई तरह के अपमानकारक समझौते करने पड़े, जिनमें वर्साय का महत्वपूर्ण है। वर्साय के समझौते के अनुसार जर्मनी को ही पहले विश्व युद्ध का जिम्मेदार बनाया गया और युद्ध का सारा खर्च जर्मनी से वसूला गया। जर्मन सेना को 1 लाख से ज़्यादा सैनिक रखने से मना कर दिया गया और जर्मनी की वायुसेना और नौसेना को बहुत कम कर दिया गया। यही वर्साय का समझौता जर्मनी के नाराजगी का कारण बना और दूसरे विश्व युद्ध का भी।